आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही खास कानून के बारे में। ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। बताइए क्या है? ये वो कानून है जिसने हमारे पर्यावरण के लिए इंसाफ का एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं एक बहुत शक्तिशाली रास्ता खोला। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए। कोई फैक्ट्री है, वो अपना सारा केमिकल कचरा एक नदी में बहा रही है, या फिर कहीं पर धड़ल्ले से जंगल काटे जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि साल 2010 से पहले अगर ऐसा कुछ होता तो इंसाफ के लिए आखिर जाते कहां थे? देखिए, रास्ता तो था, पर वो इतना लंबा और मुश्किल था कि क्या कहें। पर्यावरण से जुड़े जो मामले होते थे ना, वो हमारी आम अदालतों में जाकर बस फंस जाते थे। सालों साल केस चलता रहता था। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? इन मामलों को समझने के लिए आपको वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी चाहिए होती है, जो आम अदालतों के पास थी नहीं। तो साफ था, हमें एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां न्याय तेजी से हो और फैसले वो लोग लें जो इस विषय को सच में समझते हैं, यानी कि एक्सपर्ट्स। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए साल 2010 में एक बड़ा कदम उठाया गया। सामने आया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। इसी कानून के सेक्शन 3 ने केंद्र सरकार को पावर दी कि वो एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम सब एनजीटी के नाम से जानते हैं, उसे बनाए। तो सवाल उठता है कि ये एनजीटी आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई आम अदालत बिल्कुल नहीं है। ये एक स्पेशल जुडिशियल बॉडी है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक है, पर्यावरण से जुड़े मामलों को सुलझाना। और कैसे? कानूनी समझ और वैज्ञानिक विशेषज्ञता, इन दोनों को एक साथ मिलाकर, ताकि न्याय जल्दी भी मिले और असरदार भी हो। ठीक है, तो ये एनजीटी काम कैसे करता है? इसकी असली ताकत, या आप कह सकते हैं कि इसका सीक्रेट, इसकी बनावट में ही छिपा है। यही वो चीज़ है जो इसे बाकी सभी अदालतों से बिल्कुल अलग बनाती है। एनजीटी की जो बेंच होती है ना, उसमें सिर्फ जज नहीं बैठते। वहां कानून के जानकारों के साथ साथ पर्यावरण के एक्सपर्ट्स भी होते हैं। जो इसके चेयरमैन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। उनके साथ होते हैं जुडिशियल मेंबर्स और सबसे खास बात, एक्सपर्ट मेंबर्स। ये एक्सपर्ट्स कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें एनवायरमेंटल साइंस, पोल्यूशन कंट्रोल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन जैसे फील्ड्स में कम से कम 15 साल का तगड़ा एक्सपीरियंस होता है। मतलब साफ है, यहां फैसले सिर्फ कानून की किताबों को देखकर नहीं होते, बल्कि जमीनी हकीकत और विज्ञान की गहरी समझ के आधार पर होते हैं। अब बात करते हैं इसके दायरे की, इसकी पावर कितनी है। तो देखिए, कानून का जो सेक्शन 14 है वो कहता है कि एनजीटी पर्यावरण से जुड़े किसी भी ठोस सवाल पर सुनवाई कर सकता है। ये जो ठोस सवाल शब्द है ना, ये बहुत पावरफुल है। इसका सीधा मतलब ये है कि एनजीटी के पास लगभग हर तरह के पर्यावरण से जुड़े झगड़े या मुद्दे पर एक्शन लेने का अधिकार है। और इस पावर को और भी क्लियर करते हैं ये 7 बड़े कानून। आप देखिए, वाटर पोल्यूशन से लेकर फॉरेस्ट कंजर्वेशन और बायोडायवर्सिटी तक, पर्यावरण से जुड़े देश के ये 7 सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स सीधे सीधे एनजीटी के दायरे में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर इन कानूनों को कोई भी तोड़ता है तो कोई भी सीधा एनजीटी का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन सिर्फ सुनवाई करने से तो काम नहीं चलता है ना, फैसलों को लागू भी तो करवाना पड़ता है। और इसके लिए एनजीटी को कुछ कह सकते हैं बहुत ही शक्तिशाली अधिकार दिए गए हैं। इसका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा हथियार है स्पीड। जी हां, रफ्तार। एनजीटी के लिए यह कंपल्सरी है कि उसे कोई भी मामला 6 महीने के अंदर अंदर निपटाना ही होगा। जरा सोचिए, जहां आम अदालतों में केस सालों साल चलते हैं, वहां सिर्फ 6 महीने की डेडलाइन। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। पर एक सवाल मन में आता है, मान लीजिए किसी ने एनजीटी के आदेश को माना ही नहीं, उसे नजरअंदाज कर दिया, तब क्या होगा? तो यहीं पर एनजीटी एक्ट का सेक्शन 26 पिक्चर में आता है। और ये बहुत सीरियस है। अगर कोई भी व्यक्ति एनजीटी के ऑर्डर को नहीं मानता तो उसे, ध्यान से सुनिएगा, 3 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर ऑर्डर तोड़ने वाली कोई कंपनी है तो ये जुर्माना और भी बड़ा हो जाता है। ये बढ़ के 25 करोड़ रुपए तक जा सकता है। अब ये जो नंबर है ना, ये साफ साफ बताते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना अब कोई छोटी मोटी बात नहीं रही। एनजीटी के इंपॉर्टेंस इस बात से भी समझ आती है कि इसके फैसले के खिलाफ अपील कहां होती है। आप हाईकोर्ट नहीं जा सकते। जी हां, एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील सीधी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होती है। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। यह अपने आप में दिखाता है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में एनजीटी को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? आखिर ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है?
देखिए, ये सिर्फ एक कानून या एक अदालत की कहानी नहीं है। ये बात सीधी हमारे और आपके एक बहुत ही बुनियादी, एक मौलिक अधिकार से जुड़ी है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक बात कही है। संविधान का जो आर्टिकल 21 है, जो हमें राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार देता है, उसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। उसका मतलब है एक साफ और प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीना। और एनजीटी असल में इसी मौलिक अधिकार का एक मजबूत पहरेदार है। और एनजीटी जब अपने फैसले लेता है ना, तो वो कुछ बहुत जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को ध्यान में रखता है। पहला है पल्यूटर पेज प्रिंसिपल, मतलब सीधा है, जो गंदगी फैलाएगा बिल भी वही भरेगा। दूसरा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि किसी बड़े नुकसान का इंतजार मत करो, अगर खतरे का अंदेशा है तो उसे पहले ही रोक दो। और तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी विकास करो, बिल्कुल करो, लेकिन इस तरह से कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो हमने देखा कि एनजीटी पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया एक कितना मजबूत और अनोखा सिस्टम है। पर एक बड़ा सवाल अब भी हमारे सामने है। क्या सिर्फ एक पावरफुल ट्रिब्यूनल हमारे इतने बड़े देश के पर्यावरण को पूरी तरह से बचा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसका जवाब किसी एक के पास नहीं, हम सबके पास है।